नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है आपके, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले होता है आपका डिमांड, और ये टोटली जो डिपेंड करता है आपके ये मार्केट में क्या सिनेरियो हो रहा है प्रोडक्ट के डिमांड को लेकर। एग्जाम्पल के लिए जो हमने कल एग्जाम्पल लिया था ऑक्सीजन एंड ऑल का, खैर ये तो अभी पैंडेमिक का टाइम है तो मे बी इसकी कॉस्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अवेलेबल है, नहीं तो कई बार ऐसा केस होता है कि कुछ प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा नहीं हो, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट डिमांड हाई होने की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिमांड में लिखिए द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, the market demand for a product or service, the market demand for a product or service has a big impact on, or has a large impact on pricing, has a large impact on pricing. Demand is affected by number of things, बहुत सारी तरीके से डिमांड इफेक्ट होता है। डिमांड इज affected by factors like number and size of competitors, यानी जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होते हैं उतने ज्यादा प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स मार्केट में उतने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस या प्रोडक्ट का डिमांड है वो बिल्कुल डिक्रीज और इंक्रीज होता है। ऐसे केस में भी बेसिकली प्राइस जो है वो आप उसको बेसिकली क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। किसी चीज के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, किसी चीज का डिमांड आपका कम हो गया, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली प्राइस भी कम हो जाता है। तो यही चीज है आपका कि बेसिकली इसमें लिख सकते हैं आप कि डिमांड इज इफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक नंबर एंड साइज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायर, यानी बायर क्या खरीदना चाहते हैं, बायर का बेसिकली बिहेवियर। देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी किसका, कंज्यूमर का कैपेसिटी। विलिंगनेस टू पे, यानी वो कितना पैसा पे करना चाहते हैं। देयर प्रेफरेंसेस एटसेट्रा, यानी प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिमांड कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है कि मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कंज्यूमर की इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है, कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये सब रीजन से भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, इफेक्ट कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है बेसिकली वो क्या करता है, प्राइसिंग डिसीजन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी अगर जैसे दो कंपनी है और दोनों कंपनी कुछ भी बना रही है, मान लो एग्जाम्पल के लिए सोप बना रही है, ठीक है, दोनों बाथिंग सोप बना रही है, ठीक है, दो कंपनीज है, दोनों ही बना रही है, और जब तुमको पता है कि दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही है और दोनों ही सेम टाइप का इवन प्रोडक्ट भी रेडी कर रही है, तो ऐसे केस में ज्यादातर दोनों कॉम्पिटिटर फर्म चाहेंगे कि उनका प्राइस एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी कि अगर इसने 10 रुपए फिक्स किया है तो ये भी 10 रुपए फिक्स कर देगा, या फिर ज्यादा 11 रुपए फिक्स कर सकता है। लेकिन ज्यादातर जो सेम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसके प्राइस कॉम्पिटिटर के हिसाब से हम सेम प्राइस रखते हैं। अगर ये जो कंपनी है इससे बेटर ये कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है इससे बेटर, तो ये इससे यानी इसका 10 रुपए तो ये अपनी प्रोडक्ट का रेट 12 रुपए फिक्स करेगी, ठीक है। अगर ये देख रही कि मैं इससे इस कंपनी से खराब प्रोडक्ट रेडी कर रहा हूँ या मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी इस कंपनी से चीप है, तो इसने अगर 12 रुपए रेट रखा होगा तो इसने ऑटोमेटिकली 10 रुपए कर देना, यानी कि दोनों का जो प्राइस है या तो कम रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, या तो इक्वल रखेंगे। तो कंपटीशन जो है वो एक तरीके से किस तरीके से काम करता है, वो एक प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, यानी प्राइस का एक अमाउंट मार्केट में एक अमाउंट ले आता है, जैसे 10 रुपए ले आया, एक 10 रुपए की एवरेज अमाउंट हो गया, अब उस 10 रुपए से या तो ऊपर रखेगा या 10 रुपए से वो कम रखेगा या इक्वल रखेगा, क्लियर है। यानी मार्केट को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है, कंपटीशन। नेक्स्ट इज सप्लायर, नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स बेसिकली कौन होंगे, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का बेसिकली आपको भेजते हैं, सप्लाई करते हैं मार्केट में, मार्केट बेसिकली वो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
अगर उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, मान लो कि कोई पर्टिकुलरली कोई रॉ मटेरियल कॉटन कोई एक पर्टिकुलरली कंपनी दूसरे कंपनी को सप्लाई कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर को कॉटन सप्लाई किया जा रहा है, कॉटन का प्राइस एकदम से हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली एक तरीके से रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हो गया। जब रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर उस प्राइस को लेने के लिए कंज्यूमर को महंगा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। तो एनी हाउ एक तरीके से जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस जो है, जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो ओवरऑल प्राइस को डिटरमाइन करता है कि कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर को कितना प्राइस लेना है। क्लियर हो गया? यानी कि फिनिश प्रोडक्ट से वो प्राइस ले लेगा कंज्यूमर, जो हमने आगे पहले वाले पॉइंट्स में पढ़ा था, काइंड ऑफ उसी तरीके का ये भी है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। सी अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन के यानी कि आपकी कंट्री में इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, यानी कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 2020 में पैंडेमिक की वजह से जीडीपी काफी ज्यादा नीचे चली गई, ठीक है, बहुत ज्यादा वो डाउन चली गई, तो उससे ये पता लगता है कि आपके जो कंट्री है उसका जो प्रोडक्शन लेवल और कंजप्शन लेवल लो हो गया है। ठीक है, सेकेंड, जीडीपी डिटरमाइन करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आपका कितना इंडिया में जनरेट हो रहा है। अगर नहीं होगा जनरेट तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज ही नहीं करेगा, आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज नहीं करेगा, आपका कंजप्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं होगा। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक कंडीशन में होता है, डिटरमाइन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना, यानी कि जब आपकी करेंसी का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आपका करेंसी किसके हिसाब से देखा जाता है, डॉलर के हिसाब से। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है तो आपके यहाँ पर महंगाई बढ़ जाता है, यानी महंगाई आ जाता है। तो जो डिफ्लेशनरी या इन्फ्लेशनरी जो कंडीशंस होते हैं वो टेंडेंसी उनके पास होता है किसको इफेक्ट करने का, प्राइस को इफेक्ट करने का। रिसेशन पीरियड, यानी कि जब रिसेशन का टाइम था तो ऐसे केस में जो प्राइसेस थे वो रिड्यूस, इन रिसेशन पीरियड द प्राइसेस आर रिड्यूस, प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर कभी जब आपके बोल सकते हैं ना कि जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो प्रोडक्ट का प्राइस आप इंक्रीज कर देते हो। तो बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपके कंट्री का वो भी आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्यों, उसका भी रीजन बताती हूँ। जितना भी मैं जीडी जीएनपी और ये सब चीजें बता रही हूँ ये ओवरऑल आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि जीडीपी को कैलकुलेशन करने के लिए हमें प्रोडक्शन का यूज करना पड़ता है। और प्रोडक्शन के टाइम पे ये जितने भी आपके रॉ मटेरियल हो गए, ये जितने भी कंडीशंस हो गए इंटरनल को छोड़ करके, जितनी एक्सटर्नल कंडीशन है वो एक तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन के अंडर में ही आएंगे, डिमांड वगैरह जो भी आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो लीड्स टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन या चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सारे सेवरल डिसीजन होते हैं प्राइसिंग में, जैसे प्राइस कैन बी बूस्टेड फॉर प्रॉफिट। ठीक है, प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे इसमें। तो अब बायर्स भी है ना, ये बायर्स, यस मैम। ठीक है, बायर्स भी होंगे और गवर्नमेंट भी होगा, है ना। तो बेसिकली वेरियस जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, बेसिकली जो बायर्स होते हैं उनकी नेचर बिहेवियर में चेंज, उनके स्टाइल में चेंज, उनके परचेजिंग डिसीजन में चेंज, ठीक है, वो भी ओवरऑल प्राइसिंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि द वेरियस कंज्यूमर्स एंड द business that buy a company's product or services may have an influence in the pricing decision, यानी pricing decision को buyers basically इफेक्ट करता है। बायर्स जो खरीदना चाहते हैं, एक मिनट रुकना जरा, मेरा मोबाइल, परचेजिंग पावर को, या फिर जितने भी अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गया, कन्वीनियंस हो गया, जो भी चीज जो फैक्टर होता है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइस को, बेसिकली आपके प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है। क्लियर है? यानी कि बायर्स का जो बिहेवियर, परचेजिंग डिसीजन, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फैमिली कंसल्टेंसी, बहुत सारी चीजें जो है बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है। ठीक है, कि भाई कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, विलिंग कितना करना चाह रहा है पे। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ऐसे भी पता होगा गवर्नमेंट का क्या, कोई बताएगा मुझे गवर्नमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स में किस तरीके से प्राइसिंग को इफेक्ट करता है? एनी वन ऑफ टैक्स बढ़ गया, टैक्स हो गया मैम। यस मैम। टैक्सेशन बढ़ाकर मैम।
बिल्कुल, टैक्सेशन सबसे बड़ा रीजन है और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी सब लोगों ने सुना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है बेसिकली जब जीएसटी आया तो आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे 28% तक जीएसटी लगता है, जिसको वो वसूलते हैं कंज्यूमर से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई पॉलिसीज, रेगुलेशंस, टैक्सेशन हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज हो गया, प्रोडक्ट कितना ज्यादा मैन्युफैक्चर, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया रिलेटेड टू द प्राइसिंग, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सब इसका एग्जाम्पल वही है सैनिटाइजर की, जैसे आपको जब सैनिटाइजर बिफोर पैंडेमिक उसका रेट 80 रुपीज था, ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी उसके प्राइस को रेगुलेट नहीं कर रही थी। द रीजन बिहाइंड इट कि वेरी फ्यू कंपनीज आर मेकिंग सैनिटाइजर एट दैट टाइम एंड दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। मतलब जिनको रखना है वो ऑप्शनल था, यानी जो पर्सन रखना चाहते हैं, जो पर्सन यूज करना चाहते हैं, वो एक बिहेवियर था कि जिसको खरीदना है खरीदो। बट नाउ अ डेज ये एक इसेंशियल प्रोडक्ट बन गया है, तो अब गवर्नमेंट क्या क्यों रेगुलेट कर रही है, ताकि ये प्रोडक्ट सब कोई खरीद सके, यानी ईच एंड एवरी पीपल आर एबल टू बाय द सैनिटाइजर, बिकॉज ऑफ दैट दे आर रेगुलेटिंग द प्राइस। उन्होंने प्राइस रेगुलेट कर दिया, और जो सैनिटाइजर आप 70-80 रुपीज में खरीदते थे, अब वो आपको 25 to 50 रुपीज में हार्डली आपको 100 ml मिल जाएगा, जो मैं 50 ml 80 रुपीज में परचेज करती हूँ। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस रिलेटेड टू द प्राइस, कई बार कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, पॉलिसीज नए नए बनाता है प्राइस से रिलेटेड। सेकंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी, यानी प्रोडक्ट कितने ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं आपके कंट्री से, वो फिर आपके टैक्सेशंस वगैरह जो हो गए, ये सारी चीजें भी आपके प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? है यानी सारी कंपनीज की जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो सेम नहीं होती है। कुछ कंपनीज जो है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, कुछ डिमांड बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, कुछ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, कुछ आपके टेंडर प्राइसिंग अडॉप्ट करती है, कुछ आपके साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजी फॉर सेटिंग द प्राइस। यानी प्राइस को सेट करने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है उसके बारे में लिखिए, कॉस्ट प्लस, जस्ट वेट फॉर अ सेक, कॉस्ट प्लस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वेज, तरीके। ठीक है, प्राइस को सेट आप कैसे करते हो अपनी कंपनी में, उसके तरीके। इसमें आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या डिसीजन में आपको यही पढ़ना है कि बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग की, बेनिफिट्स क्या है प्राइसिंग की, प्राइस और प्राइसिंग क्या होता है, और व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग। बहुत शॉर्टकट में है, बहुत कम है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा स्ट्रैटेजी से। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका सबसे फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो, जस्ट वेट, मैं शेयर करती हूँ थोड़ा स्क्रीन। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट को मैं बना रही हूं और उसके लिए मुझे 100 रुपए लग रहा है। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए लग रहा है मुझे बनाने में। क्लियर है? अब 100 रुपए जो है ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरा ये सीपी है। ठीक है, अब इस 100 रुपए में मैंने क्या किया, 10% मैंने मार्जिन को ऐड किया। 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। ठीक है, तो यानी कि जो मैं एसपी बनाऊंगी प्रोडक्ट का, सेलिंग प्राइस जो होगा वो मेरा क्या होगा, 110 रुपए। 110। ठीक है, तो कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी होता है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10%, सॉरी 10% मल्टीप्लाई बाई 100। घूम फिर के वही आएगा आंसर, तो अलग नहीं आएगा। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी बन रही है, प्लीज इग्नोर दिस। ठीक है,
तो ये जो बेसिकली जो तरीका है, ये जो पूरा तरीका है, इसको कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कोई भी कंपनी जो प्राइस को सेट करती है वो अपने कॉस्ट प्राइस को देखते हुए करती है कि जितना भी पैसा हमने लगाया है उस हिसाब से हम बेसिकली पैसा जो है वो कंपनी में हम उस हिसाब से कॉस्ट रखेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, यानी एसपी सेलिंग प्राइस हम रखेंगे उसी हिसाब से। या तो वो कोई परसेंटेज डिस्क्राइब कर देगी, यानी जैसे ये 10% है इसको डिस्क्राइब कर दिया, या तो बेसिकली वो कोई पैसा डिटरमाइन कर देगी, जैसे कि भाई मैं इसके ऊपर 25 रुपीज लूंगी, यानी कि पर 100 रुपीज पे मैं 25 रुपीज का बेनिफिट लूंगी। तो यानी कि यहाँ पर या तो आप एक परसेंटेज डिटरमाइन कर दीजिए, लाइक 10%, 20%, 25%, 30%, 28%, या तो आप ये डिटरमाइन कर दीजिए, या फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिटरमाइन कर लीजिए, यानी 25 रुपीज, 28 रुपीज, 26 रुपीज ऑन दिस 100 रुपीज सीपी। तो यहाँ पर आप दो तरीके से, या तो परसेंटेज या फिक्स्ड कॉस्ट को बेसिकली आप सीपी के साथ ऐड ऑन करते हैं, यानी जितना आपका कॉस्ट प्राइस पड़ता है आप उतना ही उसी हिसाब से बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में, उसी रेट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस को देखते हुए। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? प्राइसिंग में लिखिए क्या होता है, ये मीनिंग लिखिए। कॉस्ट बेस्ड प्राइस स्ट्रैटेजी को हम मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं, मार्कअप प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज आल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कहीं भी मार्कअप आ गया समझ जाना कॉस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी की दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इसमें लिखिए कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में लिखिए, in this method companies set the price in this method companies set the price of the goods or services based on the cost. In this method companies set the price of the goods or services based on the cost. आगे लिखिए, under this method they add यानी कंपनी करती है ऐड। Under this method they add a percentage of a total cost to the cost itself, percentage of the total cost to its cost itself, percentage of the total cost to its cost itself, यानी percentage of the total cost to its cost itself। ठीक है, cost itself to get the selling price of the product. Under this method they add a percentage of the total cost to the cost itself, to get the selling price of a product, ठीक है, to get the selling price of the product. In this method आगे लिखिए, in this method manufacturing or production cost plus distribution and selling cost, manufacturing or production cost plus distribution and selling cost। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल जो मेथड है ये सीपी और एसपी वाला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अकाउंट्स वगैरह में भी, मैथमेटिक्स में, तो बेसिकली वही वाला मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, अब इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी बात कि ये इंश्योर करता है, ये जो मेथड है वो इंश्योर करेगा
कि आपकी कंपनी में हमेशा रेवेन्यू जनरेट हो, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इतना परफेक्ट होगा कि ये हमेशा बताएगा कि भाई आपकी कंपनी में आपको बेनिफिट ही हो रहा है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द कंपनी ऑलवेज जनरेट द प्रॉफिट, ठीक है। इट इंश्योर्स द एंटरप्राइज ऑलवेज जनरेट द प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये आपको हमेशा बताएगा, ये वाला जो मेथड होगा प्राइसिंग। सेकेंड होगा इसका ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट कह सकते हैं कि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि इसको समझना और अप्लाई करना, मतलब सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, यानी इसको समझना और इसको अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी मच इजी, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड, बेसिकली जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो बेसिकली होता है, ये इजी टू अप्लाई होता है, प्रॉफिट बताता है। और तीसरा जो ये छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। और थर्ड, ये किसी भी डिमांड और किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से पहले इफेक्ट नहीं होगा, सबसे पहले ये डिटरमाइन करता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये इंटरनल फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है इंटरनल तरीके से, लेकिन बेसिकली ये सीपी कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चलता है, यानी कॉस्ट जितना इनकर होगा उस हिसाब से आप प्राइस को डिटरमाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। इस पे थे हम, एडवांटेजेस में और 2-3 पॉइंट्स को लिख लो। लास्ट पॉइंट क्या बोली थी मैम? मिनी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। थर्ड पॉइंट लिखिए, it covers all the production and overhead cost. It covers all the production and overhead cost. Advantages में है, it covers all the production and overhead cost. It covers all the production and overhead cost, यानी कि जितना भी overhead cost पता है ना सब लोगों को क्या होता है? जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे कोई लेदर के शूज बना रहे हो तो उसमें जो आप गम लगा रहे हो, उसमें नेल्स लगा रहे हो, तो वो सारी जो होते हैं वो सारे ओवरहेड कॉस्ट में आता है। तो बेसिकली जो ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सारा ओवरहेड कॉस्ट को भी इनकर कर लेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा वसूल लेगा एक तरीके से, ठीक है, सारा का सारा कवर कर लेगा। तो कवर्स ऑल द प्रोडक्शन एंड ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट इज मैम थोड़ा सिंपल में, क्या बोल रहे हो? तो थोड़ा सिंपल में और थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दीजिए ना। तुम लोग को सिंपल नहीं है, समझ सिंपल नहीं लग रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितना भी आपका पैसा प्रोडक्शन में लगा है, सिर्फ रॉ मटेरियल आपने लगाया वो नहीं, उसके अलावा आपने जितना भी और आइटम लगाया, जैसे मैं ये प्रोड्यूस कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने इसमें छोटे छोटे नेल्स लगाए हैं, ठीक है, यानी अटैच करने के लिए जो लगाया है, मैंने जो पेस्टिंग की होगी, ठीक है, उसके बाद जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, भाई कहीं बना होगा ना, वहां पर मेरे बिल लगा होगा, लेबर कॉस्ट लगा होगा, सारे कॉस्ट होंगे ना, इसमें लगे होंगे ना, तो सारा ओवरहेड कॉस्ट जितना भी होगा ना, सारा का सारा वसूल कर लेता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। समझ में आई बात? यानी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी मेथड से जितने तरीके यूज हुए हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ ये वसूल लेता है बेसिकली। क्लियर हो गई बात? अब यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूजफुल टू फाइंड कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। यूजफुल टू फाइंड कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। यूजफुल टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर के हिसाब से आप स्पेशली डिजाइन करते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई मान, आपको पता है कि आपका कॉस्ट कितना लगा है, यानी हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के टाइम पे लगाया होगा, ठीक है, कस्टमाइज्ड बनाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसके नॉर्मल प्रोडक्ट से उसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए, तो आप उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई कर दीजिएगा क्योंकि उसमें आपने प्राइस बहुत ज्यादा इनकर किया है एक्स्ट्रा। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो स्पेशल डिजाइन प्रोडक्ट होते हैं या फिर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से जिन प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसके लिए भी इस टाइप का जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा यूजफुल है।
ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए। व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इट डज नॉट टेक डिमांड एंड कॉम्पिटिशन, इट डज नॉट टेक डिमांड एंड कॉम्पिटिशन, यानी मार्केट में क्या डिमांड क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है, उससे इस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कोई मतलब नहीं है। जो मैंने एक्चुअली आपको एडवांटेज में बता रही थी जो मैं, ठीक है, वो डिसएडवांटेज में है इसके, कि कॉस्ट और प्राइस का, कॉस्ट और डिमांड एंड कंपटीशन को ये बेसिकली देखता ही नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, तो डिमांड एंड कंपटीशन को इग्नोर करता है। तो डज नॉट टेक डिमांड एंड कंपटीशन, पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ कि इसमें लिखिए प्राइस फाउंड हेयर आर डिफरेंट देन मार्केट प्राइस, प्राइस फाउंड हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में जो प्राइस चलता है वो मेजॉरिटी डिमांड और कॉम्पिटिटिव प्राइस होता है, उस हिसाब से प्राइसिंग तो कभी करता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राइस होगा वो मार्केट के प्राइस से अलग होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है, जितना पैसा लगेगा उतना वसूलेंगे, ठीक है, बस ये बाकी के रेगुलेशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है। प्राइस फाउंड हियर आर डिफरेंट देन मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है डज नॉट टेक डिमांड एंड कंपटीशन, ये तो करवा दिया है। नेक्स्ट लिख सकते हो समटाइम इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर, समटाइम इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर, समटाइम इट इग्नोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, कितने प्राइस में प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है, वो चीज को कई बार ये कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल इग्नोर कर देती है। बेसिकली देखो कंज्यूमर क्या है, उसको अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए होगा और आपका जो कंपनी वो 1000 रुपए का बनाएगा, तो आपका चाहे प्रोडक्ट कितना भी बेटर वो नहीं खरीदेगा जब उसकी 500 रुपए, जब उसकी अफोर्डेबिलिटी है। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि भाई कोई भी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, कितने रुपीस का प्रोडक्ट चाहता है, या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक्सपेक्टेशन रेट कस्टमर ने क्या डिटरमाइन कर रखा है, उससे इस टाइप की कंपनीज या जो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो उनको जितना पैसा पड़ेगा बनाने में वो उतना उसी हिसाब से एसपी रख देंगे। कंज्यूमर उतना पैसा देने के लिए रेडी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर प्राइस कितना ज्यादा लो कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक खरीदा जाएगा कि नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ये ध्यान देते हैं कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा उस हिसाब से हम एसपी डिटरमाइन करेंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे और कुछ एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मार्केट डिमांड स्ट्रैटेजी, मार्केट और डिमांड स्ट्रैटेजी। कई जगह पे इसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डिमांड स्ट्रैटेजी सेम होता है, लेकिन आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है तो उसको हम अलग अलग ही पढ़ लेंगे। उसके बाद है गारंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, उसके बाद है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी ये सब कल क्लास में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगी सारे टाइप के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को।